हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेकंड लेक्चर ऑफ थ्योरी ऑफ डिमांड। लास्ट लेक्चर में लास्ट डोज के अंदर जो आप लोगों को बताया गया था रिलेटेड टू थ्योरी ऑफ डिमांड, इट वाज अ बेसिक इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर आपको बताया गया कि डिफरेंस क्या होता है, डिमांड किसको कहते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड किसको कहा जाता है। साथ ही साथ आपको बताया गया कि कभी भी किसी भी चीज़ के अगर हम लोग डिमांड को एक्सप्रेस करते हैं तो उसके लिए दो बेसिक रिक्वायरमेंट होता है, द डिजायर एंड द सफिशिएंट परचेजिंग पावर। इन द एब्सेंस ऑफ एनीवन, अगर किसी एक की भी गैर मौजूदगी में अगर आप कोई चीज को डिजायर करते हो, मान लेते हैं सपोज इफ यू हैव डिजायर लेकिन आपके पास सफिशिएंट परचेजिंग पावर नहीं है, तो उस केस में हम लोग उसको डिमांड के रूप में नहीं देखेंगे। या दूसरी तरफ अगर मान लेते हैं कि हमारे पास परचेजिंग पावर तो है लेकिन किसी सामान को खरीदने की इच्छा ही नहीं है, देन अगेन वो डिमांड नहीं है। यानी कंक्लूसिव में हम लोग इस चीज को इतना समझ सकते हैं कि डिमांड इज बेसिकली डिजायर प्लस सफिशिएंट इनकम। ठीक है, तो आज उसी चीज के कंटिन्यूएशन में हम लोग आगे और कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। फिर आप लोगों को बताया गया था कि अगर डिमांड को देखा जाए, डिमांड को अगर देखा जाए तो डिमांड बेसिकली दो टाइप का होता है, इंडिविजुअल एंड देन मार्केट। राइट, ये चीज हम लोगों ने लास्ट डे डिस्कस किया था, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड के बारे में। मैंने आपको बताया था कि इंडिविजुअल डिमांड किसको कहते हैं, तो इंडिविजुअल डिमांड रेफर्स टू द डिजायर ऑफ अ बायर टू बाय different quantity of a commodity on its different prices with the help of sufficient purchasing power। मान लेते हैं एक क्रेता के द्वारा किसी वस्तु को अपने पास मौजूद खरीदने की जो क्षमता है, अपने पास मौजूद जो आय है, ठीक है, उससे जो अलग अलग मात्राओं को उसकी अलग अलग कीमतों पे जो खरीदने की इच्छा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर आप मार्केट डिमांड की बात करो तो ये क्या है, इट इज अ डिजायर ऑफ ऑल द बायर्स प्रेजेंट इन द मार्केट टू बाय डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी ऑन इट्स डिफरेंट प्राइसेस विद द हेल्प ऑफ सफिशिएंट परचेजिंग पावर। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मार्केट डिमांड कहते हैं। तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे और एलिब्रेट करते हुए समझने की कोशिश करें कि ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो इन्फ्लुएंस करेंगी कि मैं किसी सामान को ज्यादा खरीदूंगा या कम खरीदूंगा। ठीक है, यानी व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। बात करते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ तो यहां पे हम लोग बेसिकली क्या समझने जा रहे हैं, हम लोग समझने जा रहे हैं कि एक क्रेता किसी सामान को ज्यादा खरीदेगा या कम खरीदेगा, वो किन बातों पर निर्भर करता है, वो किन बातों से इंफ्लुएंस होता है। तो पहला जो है आपका, दैट इज प्राइस ऑफ द कमोडिटी, यानी वस्तु की कीमत। एक बात याद रखिएगा, जब भी हम लोग जिस भी पॉइंट को अभी पढ़ने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट्स में, जिस भी पॉइंट को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आपको एक बेसिक असम्पशन लेके चलना है कि केवल और केवल उसके बदलाव के बारे में हम लोग बात करें। बाकी अगर कोई भी और फैक्टर है जिसके कारण डिमांड पे असर पड़ता है, उसको आप मान के चलो उसमें कोई बदलाव नहीं आया, जैसा था वैसा का वैसा ही है। तो पहला चीज मैंने बोला कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी विल इन्फ्लुएंस द डिमांड मेड बाय एन इंडिविजुअल बायर। इसको हम लोग समझते हैं कैसे। मान लीजिए यहां पे मैं एक बेसिक डिमांड कर्व बनाता हूं। ठीक है, एक बेसिक डिमांड कर्व यहां पे हम लोग इसको बना लेते हैं। ऑन एक्स एक्सिस वी विल रिप्रेजेंट क्वांटिटी एंड इट इज इन यूनिट्स। ठीक है, ऑन वाई एक्सिस वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट प्राइस एंड इट इज इन रुपीज। ठीक है, अब इसको मान के चलते हैं कि एक बायर है, ठीक है, वो किसी वस्तु को
किसी वस्तु की जब 10 रुपया कीमत थी, तो एट दैट टाइम वो कितना पीसेस खरीद रहा था? सबसे कम उस समय खरीद रहा था, क्योंकि उस समय सबसे ज्यादा प्राइस था। तो मान लेते हैं उस समय वो 100 पीसेस खरीद रहा था, ठीक है। लेकिन जब उस वस्तु का दाम घट के हो गया 5 रुपया, तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा? पहले से ज्यादा खरीदेगा। तो अब वो कितना पीसेस खरीद रहा है? अब वो 200 पीसेस खरीद रहा है, क्योंकि खरीदने की इच्छा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ठीक है। जब रेट घटता है तो क्या होता है? खरीदने की इच्छा क्या होती है? बढ़ जाती है। तो ये हो गया हमारा डिमांड कर्व, राइट। कि रेट घटा तो खरीदने की इच्छा क्या हो गई? बढ़ गई, जब अन्य बातें क्या रहे? कांस्टेंट रहे। दूसरा चीज जो डिमांड को इन्फ्लुएंस करेगा वो क्या हो सकता है? दूसरा जो डिटर्मिनेंट्स है, दैट इज कंज्यूमर्स इनकम, ठीक है। यानी क्रेता के आय के कारण भी डिमांड पे असर पड़ता। मान लेते हैं यहां पे मेरी बात कर रहे हो, एक इंडिविजुअल बायर की बात कर रहे हो, तो मेरा जो इनकम है उससे भी डिमांड पे असर पड़ता है, उससे भी डिमांड प्रभावित होगा। कैसे? इसको पहले हम लोग एक बेसिक डायग्राम बना लेते हैं। तो यह सिचुएशन क्या है? वस्तु का दाम है 5 रुपया, या चलो इसको हम लोग मान लेते हैं वस्तु का दाम है 10 रुपया। इस समय एक व्यक्ति है, एक बायर है, जो एक वस्तु की कितनी पीसेस खरीद रहा है? 20 पीसेस खरीद रहा है, ठीक है। कितनी पीसेस खरीद रहा है? 20 पीसेस खरीद रहा है। इस समय मान लेते हैं कि एक व्यक्ति जो है, इसको और छोटा नंबर ले लेते हैं, आप लोगों के लिए आसान रहेगा। एक क्रेता है जिसके पास कुल कितना है? 20 रुपया है, ठीक है कितना उसके पास? 20 रुपया है। अब हुआ क्या कि यहां पे एक वस्तु है जो 10 रुपए का आता है, उसके वो कितने पीसेस खरीद रहा है अपनी इनकम की मदद से? 2 पीसेस खरीद रहा है। अब देखने को क्या यहां मिला कि कंज्यूमर का इनकम, सॉरी, जो बायर का इनकम है वो बढ़ के हो गया कितना? 40 रुपया। ऑटोमेटिकली क्या होगा? अब वो सेम रेट पे सेम वस्तु को पहले से ज्यादा खरीद पाएगा, यानी 4 पीसेस खरीद पाएगा। यानी आपने देखा कि डिमांड कब क्या हो गया? आपका यहां शिफ्ट हो गया फ्रॉम द बेसिक नेचर, फ्रॉम द बेसिक अपेयरेंस, दैट वाज डीडी, ठीक है। तो डिमांड कब क्या हो गया है? डीडी से दाईं ओर खिसक गया है और बन गया D1 D1। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि कंज्यूमर का, बायर का क्या हो गया है? इनकम बढ़ गया है। बायर का इनकम बढ़ने की वजह से सेम प्राइस पे अब उसका जो खरीदने की क्षमता है, परचेजिंग पावर है, परचेजिंग एबिलिटी है, वो क्या हो गया है? बढ़ गया है, जिसकी वजह से डिमांड कब क्या हो गया? राइटवर्ड शिफ्ट हो गया है। वहीं दूसरी ओर मान लीजिए कि बायर का इनकम अब हो जाए 10 रुपया, तो पहले जहां वो 2 पीसेस खरीद पा रहा था, अब वो केवल कितना पीसेस खरीद पाएगा? 1 पीसेस खरीद पाएगा। यानी उस सिचुएशन में डिमांड कर्व पीछे की ओर आ जाएगा, यानी लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। आई होप ये चीज समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। ये बेसिक सा चीज था। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अगला डिटर्मिनेंट्स क्या हो सकता है जिसके कारण डिमांड प्रभावित होगा? तो इसमें आ सकता है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, ठीक है। यानी टेस्ट और प्रेफरेंस का भी बहुत बड़ा असर पड़ता है किसी भी वस्तु के डिमांड के ऊपर, ठीक है। इसको समझते हैं कैसे। अगेन हम लोग एक बेसिक डिमांड कब बना लेते हैं।
सपोज मान लेते हैं कि आप किसी शॉप पे गए, ठीक है, आपने कुछ ऑर्डर किया, स्वीट्स कह लो, चाट कह लो, कुछ भी कहो, ठीक है, चलो चाट का ही रेफरेंस लेते हैं। तो आप एक शॉप पे गए जहां पे चाट जो था वो कितने का मिल रहा था, 40 रुपए प्लेट मिल रहा था, ठीक है। वहां पे आपने क्या किया, बोला कि भाई 2 प्लेट चाट दे दो, ठीक है, 2 प्लेट चाट आपको मिल गया, 40 रुपए पे आपने क्या किया, 2 प्लेट चाट ऑर्डर किया। तो ये आपका बेसिकली डिमांड कब हो गया, ठीक है। जब आपने उस चाट को टेस्ट किया तो उसका स्वाद बिल्कुल वैसा था जैसा आपको पसंद है, ठीक है, जैसा आपको पसंद है। तो होगा क्या, सेम प्राइस पे अब अगली बार जब आप जाओगे तो और खाना चाट पसंद करोगे। यानी कहने का मतलब क्या, ऐसा नहीं है कि आपने दी एंड कर दिया, ठीक है, आपने क्या कर दिया, दी एंड कर दिया। इसको ऐसे समझिए ना कि मान लेते हैं आप जहां पे रहते हो, जहां काम करते हो, वहां पे कोई और शॉप है नहीं खाने के लिए, लंच ब्रेक में आपके पास यही एक शॉप है खाने पीने के लिए। तो वहां पे क्या होता है, जनरली आप 2 टाइम मील लेते हो। तो हुआ क्या कि नया नया ज्वाइन किया था आपने, गए आपने 40 रुपए का 2 प्लेट कंज्यूम किया। आपने जब कंज्यूम किया तो वो चाट आपको अच्छा लगा, तो होगा क्या, अब आप प्रेफर करोगे उसको, अगली बार खाना पसंद करोगे। तो उसी रेट पे आपका क्या हो गया, डिमांड अब बढ़ जाएगा, ठीक है, पसंद करने लगे। लेकिन अगर मान लेते हैं कि आपने वो चाट खाया, आपको वो चाट जो था आपके टेस्ट के हिसाब से नहीं लगा, इट इज वेरी ऑब्वियस दैट नेक्स्ट टाइम यू विल नॉट प्रेफर इट, बट जस्ट बिकॉज कि आपके पास कोई और ऑप्शन है नहीं, खाना तो पड़ेगा क्योंकि और तो कोई शॉप है नहीं, तो आप क्या करोगे, वहां पे मजबूरी में सिर्फ एक ही कंज्यूम करोगे। यानी वैसे केस में क्या आपको दिख रहा है, वैसे केस में आपको दिख रहा है कि डिमांड विल डिक्रीज फ्रॉम द बेसिक पॉइंट। तो ये 2 सिचुएशन होता है, यानी अगर आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस आर इन फेवर, ठीक है, अगर फेवर में है तो डिमांड का विल गो राइटवर्ड, और अगर अगेंस्ट में है तो इट विल गो लेफ्टवर्ड। दिस इज द थर्ड डिटर्मिनेंट्स। नेक्स्ट वी हैव फोर्थ, दैट इज कंज्यूमर्स हैबिट। एक ऐसी वस्तु जिसका कंजप्शन एक बायर के लिए, एक कंज्यूमर के हैबिट में शामिल है। आप टेक्निकली उस चीज को सोचिए कि उस केस में क्या होगा, अगर किसी वस्तु की आप बात करते हो जिसका कंजप्शन आपके हैबिट में शामिल है, जिसको कंज्यूम किए बिना आप रह नहीं सकते हो। टेक एन एग्जांपल ऑफ एल्कोहलिक पर्सन, शराबी के एग्जांपल आप यहां पे ले लीजिए, ठीक है। तो वैसे केस में क्या आपको देखने को मिलता है, पहले हम लोग बेसिक डायग्राम बना लेते हैं। उदाहरण के तौर पे उसको लीजिए कि एक शराबी है, ठीक है, ही कंज्यूम 2 bottles, 2 bottles of wine daily when it was available at 100 rupees, ठीक है, 100 रुपए जब रेट था तो उस समय ये जो अल्कोहलिक पर्सन है वो क्या कर रहा था, 2 बॉटल कंज्यूम कर रहा था, ठीक है। जनरल केस है कि यहां पे क्या था, 2 बॉटल वो कंज्यूम कर रहा था। लेकिन अगर बहुत हाईली हैबिचुअल हो जाए इस वस्तु को लेके, इस वस्तु के कंजप्शन को लेके एक व्यक्ति, एक अल्कोहलिक पर्सन जो है वो बहुत हाईली हैबिचुअल हो जाए, तो क्या करेगा, उस सेम प्राइस पे जैसे जैसे उसका हैबिट, जैसे जैसे हैबिट ऑफ कंजप्शन क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है, वैसे वैसे क्या होगा, सेम प्राइस पे उसका डिमांड उस वस्तु के लिए क्या करेगा, बढ़ते जाएगा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड इफ वी टॉक अबाउट एनी पर्सन जो ओकेजनली ड्रिंक करता है, तो वैसे केस में क्या होगा, अगर आपके हैबिट में वो शामिल नहीं है तो आप यहां पे क्या करेंगे, यहां देखने को मिलेगा कि जो आपका डिमांड कर्व है
इट विल गो लेफ्टवर्ड। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपने कोई वस्तु कंज्यूम किया, ठीक है, और कंज्यूम करने के बाद जब उस वस्तु का कंजप्शन आपके हैबिट में आ चुका है, तो सेम प्राइस पे क्या होगा, डिमांड कर्व विल गो राइटवर्ड फ्रॉम डी टू D1 D1। ठीक है, वो इस बात का वेट नहीं करेगा कि रेट घटेगा तो मैं ज्यादा पीऊंगा। एक हैबिचुअल पर्सन है, उसके लिए कंजप्शन क्या है, जरूरी है, तो ऑन द सेम प्राइस वो डिमांड क्या करेगा, बढ़ा देगा। वहीं दूसरी ओर एक ऐसा व्यक्ति जिसके लिए वाइन कंजप्शन क्या है, हैबिचुअल नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, वो ज्यादा कंज्यूम नहीं करेगा। भाई वो वेट करेगा कि रेट जब घटे तब कभी कभार पार्टी फंक्शन होगा तो मैं खरीद के पी लूंगा या पिला दूंगा दोस्तों को। तो ये एक बेसिक सा चीज है कि जहां पे होता क्या है कि हैबिट is also playing a very important role in influencing the demand made by an individual person, right? तो ये हमारे 4 डिटर्मिनेंट्स है। इसके अलावा अगर हम लोग एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा डिटर्मिनेंट्स आता है, जिसके ऊपर इंडिविजुअल क्वेश्चंस भी आते हैं, दैट इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। इसके बारे में बात करें उससे पहले हमको यह समझना होगा कि रिलेटेड गुड्स कहते किसको हैं। तो रिलेटेड गुड्स आर दोज गुड्स इन केस ऑफ विच change in price of one will affect the demand and supply of other। यानी संबंधित वस्तुएं वैसी वस्तुओं को कहा जाता है जिसमें एक में कीमत का असर, एक वस्तु की कीमत में बदलाव का जो असर होता है वो दूसरे वस्तु की मांग और पूर्ति पे पड़ता है। रिलेटेड गुड्स जो होता है ये 2 टाइप का होता है। इसको एक चीज और अक्सर पूछ लिया जाता है कि क्रॉस प्राइस इफेक्ट किसको कहा जाता है। तो बेसिकली रिलेटेड गुड्स के कॉन्सेप्ट को ही कहा जाता है। लाइक जैसा मैंने आपको बताया कि रिलेटेड गुड्स आर दोज गुड्स in case of which change in price of one will affect the demand and supply of other। this nature is known as cross price effect। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉस प्राइस इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं, क्रॉस प्राइस इफेक्ट। ठीक है, इसी को हम लोग क्रॉस प्राइस भी कहते हैं। तो जो रिलेटेड गुड्स का जो कॉन्सेप्ट आप लोग देखोगे, रिलेटेड गुड्स का कॉन्सेप्ट 2 लेवल पे है, 2 तरीके से आपको पढ़ना होता है। पहला होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड द सेकंड वन इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, तो आमतौर पे अगर देखा जाए तो सब्स्टिट्यूट गुड्स किसको कहते हैं, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज इन प्लेस ऑफ each other। substitute goods are those goods which are used in place of each other। उसको हम लोग कहते हैं substitute goods। ठीक है, ऐसी वस्तुएं जिसका उपयोग एक दूसरे के स्थान पे किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, substitute good कहते हैं। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए टी एंड कॉफी। क्या है सब्स्टिट्यूट गुड्स में, टी एंड कॉफी। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई आपसे पूछे व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, टी और कॉफी, तो ऑब्वियस सी बात है आप बोलते हो कि भाई चाय या कॉफी, दोनों में से ये मेरी प्रेफरेंस है, इसको लेके आ जाइए। आमतौर पे कोई ऐसा नहीं बोलता कि दोनों ले आइए। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, सब्स्टिट्यूट है एक दूसरे का, एक दूसरे का हम लोग स्थान पे इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पे मान लेते हैं, मैं दिखा रहा हूं क्वांटिटी ऑफ टी and here we are talking about price of tea। ठीक है, तो मान लीजिए यहां पे सिचुएशन क्या दिया हुआ है कि चाय जो है वो 10 रुपया कप मिल रहा है, और एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एक बायर है जो दिन में कितना 10 कप चाय पीता है। ठीक है, कितना कप, 10 कप चाय पीता है, और 5 कप या 10 कप मान लेते हैं कॉफी पीता है पूरे दिन में। ठीक है, अब हुआ क्या यहाँ पे कि 10 रुपया जब रेट था तो कितना पी रहा था वो, 10 कप चाय, और 10 कप कितना पी रहा था कॉफी, यानी एक दिन का कोटा उसका 20 कप चाय और कॉफी है।
ठीक है, तो इस सिचुएशन में अगर देखा जाए तो डिमांड कर्व आपका ये बन गया, डी इज द बेसिक डिमांड कर्व। अब हुआ क्या, देखने को हमको ये मिला कि जो कॉफी है, कॉफी का रेट बढ़ गया, कॉफी का रेट क्या हो गया है, बढ़ गया। तो हुआ क्या कि दिन भर में मैं 10 कप चाय और 10 कप कॉफी पीता था, ठीक है, तो ये तो सेम रहा, इसके तो प्राइस में कोई चेंज आया नहीं, लेकिन हुआ क्या कि कॉफी का प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया। तो टेक्निकली मैं क्या करूंगा, मेरे लिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो गया, तो मैं 20 जो कप का कोटा है उसमें से कुछ जो 5 कप जो कॉफी में 10 कप पी रहा था उसमें से क्या करूंगा, सेक्रीफाइस करना स्टार्ट करूंगा और बोलूंगा चल भाई कॉफी थोड़ा सा महंगा है, चाय ही पी लेते हैं। तो हुआ क्या, यहां पे देखने को क्या मिला कि सेम प्राइस पे आपका जो चाय का डिमांड है वो क्या हो गया है, बढ़ गया है। चाय का डिमांड क्या हो गया है, बढ़ गया है, जिसकी वजह से डिमांड का विल बिकम D1 D1। तो आप लोग यहां देख रहे होगे यहां पे एक का प्राइस दूसरे के डिमांड के साथ कैसा रिलेट कर रहा है, कॉफी का प्राइस बढ़ा, डिमांड किसका बढ़ गया, टी का। तो इसका वाइस वर्सा अगर कर दोगे तो क्या होगा, कॉफी का रेट घट गया तो कुछ चाय को रिप्लेस कर दो किससे, कॉफी से, हाँ या ना। तो बेसिकली सब्स्टिट्यूट गुड्स में हमको कैसा रिलेशन दिख रहा है, एक का प्राइस बढ़ रहा है तो दूसरे का डिमांड बढ़ रहा है, एक का प्राइस घटा तो इसका डिमांड घट जा रहा है, हाँ या ना। यहां पे क्या हुआ है, प्राइस कॉफी का इंक्रीज किया, तो एज अ रिजल्ट ऑफ इट द डिमांड फॉर टी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। इट मींस वी कैन से दैट देयर इज पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन price of one with the demand of another, yeah, there is a positive relation between demand of one with the price of another in case of substitute goods। वहीं दूसरी ओर अगर हम लोग बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का, पहले बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स किसको कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड टुगेदर, ऐसी वस्तुएं जो एक दूसरे के साथ इस्तेमाल की जाती हैं, यानी एक के एब्सेंस में दूसरे का इस्तेमाल थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कार एंड पेट्रोल। एक सिंपल सा केस मैं आपको देता हूं, शायद आपको समझ में आ जाए इससे। मान लेते हैं कि एट प्रेजेंट 108 रुपए मान लीजिए पेट्रोल आपका बाजार में चल रहा है, ठीक है, आप कितना कंज्यूम कर रहे हो, 20 लीटर कंज्यूम करते हो, जनरल केस। तो उस केस में हो गया डिमांड कब आपका ऐसा, दैट इज डी, ठीक है। अब हुआ क्या कि क्योंकि मेंटेनेंस, कार को मेंटेन करना थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो गया, ठीक है, मेंटेनेंस भी, भाई गाड़ी आप यूज करो तो गाड़ी का मेंटेनेंस में भी तो खर्चा होता है कि नहीं होता है। तो हुआ क्या, कार के मेंटेनेंस में थोड़ा सा पैसा ज्यादा अब लग रहा है, तो यू हैव डिसाइडेड कि भाई कम से कम हम कार का इस्तेमाल करें। ऑब्वियस सी बात है, आपको मेंटेनेंस थोड़ा सा ज्यादा पड़ा तो आप कोशिश कर रहे हो कि कार जहां पे बहुत ज्यादा अर्जेंटली रिक्वायर्ड है मैं वहीं पे यूज करूंगा। और जब आपने क्या किया, कार का यूज को डिक्रीज कर दिया, तो पेट्रोल का कंजप्शन क्या हो गया, पेट्रोल का कंजप्शन भी डिक्रीज हो गया। यानी वैसे केस में आपको क्या दिख रहा है, डिमांड कब आपका बन गया D1 D1, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा इसलिए हुआ है विद द rise in मेंटेनेंस, डॉट में लिख देते हैं इसको, with the rise in maintenance cost of car, ठीक है। यानी कार का जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बढ़ जाने की वजह से क्या हो गया है, कार का यूज आपने कम कर दिया। कार का यूज जब आपने कम कर दिया तो पेट्रोल कंजप्शन भी ऑटोमेटिकली क्या हुआ है, कम हो गया। यानी देखने को हमको क्या मिल रहा है कि यहां पे एक का प्राइस बढ़ा
तो दूसरे का डिमांड क्या हो गया है, घट गया है। वहां पे क्या हो रहा था, एक का प्राइस बढ़ा, दूसरे का डिमांड बढ़ रहा था, ठीक है। यानी यहां पे क्या हो रहा था, एक के प्राइस के साथ दूसरे एक का डिमांड दूसरे के प्राइस के साथ कैसा था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट था। यहां पे क्या दिख रहा है आपको, यहां दिख रहा है कि एक का प्राइस बढ़ा, दूसरे का डिमांड घट गया। क्यों, क्योंकि जैसे ही आपका इसका प्राइस बढ़ा, इसका यूज कम हो गया, इसका यूज कम हो गया, तो इसके एब्सेंस में इसका यूज क्या हो गया, ऑब्वियस सी बात है, मिनिमाइज हो जाएगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनेट यहां पे दिख रहा है। तो ये आपका बेसिक सा फंडा था। दीज आर द बेसिक डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, जिसको आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। इसका इस्तेमाल आगे आप करोगे, चैप्टर में भी आएगा, ठीक है। और अगर आपको इंडिविजुअल का कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो मार्केट डिमांड के जो डिटर्मिनेंट्स है उसको भी समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है। इसको रिवाइज कीजिए, ठीक है। और एक चीज और देखिएगा आप यहाँ पे, अगर डायग्राम की आप बात करते हो तो सिर्फ ये डायग्राम आपको अलग दिख रहा होगा, बाकी सबका डायग्राम जो है आपको एक जैसा ही दिख रहा होगा। तो ये हमेशा याद रखिएगा इस चीज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जब आप कंक्लूजन करोगे ना इस चैप्टर का, वहां पे इसका काम आने वाला है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।